ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आर्यन अभियान में। लगातार हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने दिखाया था कि किस तरीके से मिल में किसानों को 1 करोड़ रुपए का डेली का नुकसान हो रहा है और सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बात को लगातार बोलने के बावजूद सिर्फ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से करेंगे और देखेंगे वाली बात सामने आ रही है। और अब आपको एक और भ्रष्टाचार से रूबरू कराते हैं जो आरटीआई से जुड़ा है। जी हां, आरटीआई से जुड़ी चुनौतियों और खतरों की बात करेंगे। बिहार सरकार का मानना है कि आरटीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत हथियार है, लेकिन हकीकत में यह अधिकार लोगों के लिए खतरे का कारण बनता जा रहा है। छपरा के राम जयपाल कॉलेज के कर्मचारी सुरेश राम ने जब आरटीआई के तहत अपने कम वेतन के बारे में जानकारी मांगी तो उनकी जबरदस्त पिटाई की गई। पिटाई का आरोप कॉलेज प्रबंधन पर लगा। सुरेश राम का कहना है कि पिटाई की वजह से उन्हें कम दिखने लगा है। नामजद मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। सीएम से लेकर डीएम तक इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन इंसाफ सुरेश राम को नहीं मिला। अब सवाल यह है कि कोई गरीब आदमी कैसे आरटीआई का इस्तेमाल करेगा। सुरेश राम अंडमान निकोबार में रहते थे, जहां सुनामी में उनका सब कुछ तबाह हो गया। इसके बाद राज्यपाल के आदेश पर सुरेश राम की छपरा के राम जयपाल कॉलेज में स्वीपर के पद पर नियुक्ति हुई। केवल 600 रुपये तनख्वाह के खिलाफ जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन पर हमला कर दिया गया। तो आरटीआई का ये चेहरा जिसको बनाया गया था कि एक हथियार के रूप में, कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसमें कमियां हैं। और जब इस कर्मचारी ने ये मांगने की कोशिश की राम जयपाल कॉलेज के प्राचार्य से, आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी, तो उसकी पिटाई करवाई गई, उसे पीटा गया और उसे धमकाया भी गया, जिसके बाद अब उसे कम दिखता है, दिखने भी उसे कम लगा है। आज भी वो गुंडा खुलेआम घूम रहा है और डीआईजी के कार्यालय में कार्यरत है भोला महतो, जो कि अस्थायी है। अस्थायी है नामजद आपने प्राथमिकी दर्ज? हाँ, सभी जगह हमने थाना में सभी जगह दर्ज किया है। मेरी इतनी बुरी हालत था और थाना ने 107 लगा के उनको बचा लिया। और उसके बाद उन्होंने, उनकी मन बढ़ा हुआ था, मनोबल आदमी है, मेरे घर में आग भी लगा दिया। इससे पहले भी वो 3 तारीख को मारा है, वो भी रिपोर्ट हमने पुलिस में किया, लेकिन आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आर कृष्णमूर्ति राज्यपाल के आदेश अनुसार हम लोग की नियुक्ति राम जयपाल कॉलेज में हुई थी, लेकिन राम जयपाल कॉलेज से हमें 400 रुपया और 600 रुपया का माहवारी दिया जाता था। मैंने आईटीआई का सहारा लिया। जब भी प्रिंसिपल से पूछते थे कि भाई हमारा ये तनख्वाह कैसे है, तो वो बोलते थे कि हमने तुम्हारी नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय को चिट्ठी लिखा है। तो मैंने आईटीआई का सहारा लिया। तो विश्वविद्यालय ने जब छानबीन करना शुरू किया तो इन्होंने गुंडा लगवा के हमें पिटवाया। ऐसी घटना हुई तो हम सभी जगह अपने जिला प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री तक हमने चिट्ठी लिखा। हर जगह हमने लेटर दिया, आईजी, डीआईजी, एसपी सभी को दिया, डीएम को सभी को दिया, लेकिन कहीं से हमें कोई मदद नहीं मिला, कोई सहारा नहीं मिला। तो सुन लिया आपने एक किस तरीके से आरटीआई का जब इस्तेमाल किया गया तो उल्टा पिटाई की गई, बंद कमरे में पिटाई की गई और इसकी आंखों की रोशनी भी कम दिखने लगा है सुरेश राम को। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ गए हैं आर्यन टीवी के संपादक अभिरंजन कुमार। अभिरंजन जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आर्यन अभियान में। शुक्रिया। और आपने देखा होगा कि ब्रेक से पहले हमने किस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक मिल की हालत दिखाई, जहां पर किसानों को 1 करोड़ रुपए का नुकसान डेली हो रहा है। सत्ता दल के जेडीयू के विधायक मंजीत सिंह ने इस बात को उजागर किया। लगातार वो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। सरकार भी चुप है, सिर्फ देखेंगे और करेंगे की बात कर रही है। यानी सत्ता दल के विधायक की भी बात नहीं सुन रही है सरकार, जीरो टॉलरेंस की नीति कहते हुए भी। दूसरी तरफ आरटीआई की बात की जाए, जो एक बड़ा मजबूत हथियार बनाया गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उसका बिहार में किस तरीके से क्या रिजल्ट आ रहा है वो हम लगातार देखते रहते हैं कि कहीं पर मारपीट होती है, कहीं पर कुछ होता है। ये सुरेश राम की बात आपने देखी होगी, जिनको 600 रुपए किस आधार पर कैसे दिया जा रहा है कुछ नहीं पता। और यही जब जानकारी मांगने की कोशिश की सुरेश राम ने प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल पर आरोप लगा है कि प्रिंसिपल ने उसे पिटवाया भी, जो आपने बयान भी सुना होगा अभिरंजन जी। नहीं, देखिए, आपने 2 सवाल एक साथ उठाए हैं। जहाँ तक किसानों का मसला है, तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में आप कोई भी धंधा करें, कोई भी बिजनेस करें, आप प्रॉफिट में रहते हैं। सिर्फ एक किसानी ऐसा पेशा है जिसमें आप हमेशा घाटे में रहते हैं। शायद ही कोई किसान जो है कभी बढ़िया मुनाफे में रहता होगा।
तो ये एक बड़ी त्रासदी है। आप जो है किसानों के पैदा किए हुए उत्पादों की दुकान खोल दें, उसी उत्पाद को आप ठेले पर भी बेचना अगर शुरू कर दें तो आपके परिवार की रोजी रोटी चल जाएगी। लेकिन जो किसान उन्हीं चीज़ों को खेत में उपजाता है, उसके परिवार की रोजी रोटी चलेगी कि नहीं चलेगी ये सिर्फ भगवान को मालूम होता है। तो ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा देखिए लगातार इस देश में होता ही जा रहा है। आपने कहा 1 करोड़ रुपए का घोटाला, मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में अगर किसानों की सारी फसलों को जोड़ दिया जाए और सारे उनके उत्पादों को जोड़ दिया जाए तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि बिहार में किसानों के साथ हर साल जो है कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। मैंने आंकड़े जोड़ जाड़ के बताया था आपको कि किस तरह से धान के किसानों को एक ही मौसम में 5,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। तो सारी फसलें उगाने वाले किसानों को अगर जोड़ दें, बिहार के सारे किसानों को अगर आप जोड़ दें तो यकीनन जो है कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का या तो उनको चूना लगाया जा रहा है या उनके पैसे में घोटाला किया जा रहा है या तरह तरह की अनियमितताएं बरती जा रही हैं। तो किसानों के साथ जो है लगातार धोखा है। दूसरी चीज आप ये जो आरटीआई वाली कह रहे हैं, तो आरटीआई का जहां तक मसला है, देखिए जब भी कोई कॉमन मैन, जब भी कोई आम आदमी, जब भी एक ऐसा आदमी जिसकी समाज में बहुत हैसियत नहीं समझी जाती है, व्यवस्था में बैठे हुए लोग जिसकी बहुत हैसियत नहीं समझते हैं, जब वह अपने अधिकारों के लिए कोई सूचना मांगता है, आगे आता है, तो ये उनको अधिकारों से वंचित करने वाले लोगों को जो है बड़ा ये लगता है कि भाई हमें तो चुनौती दी जा रही है और अगर इस तरह से हमें लगातार चुनौती मिलती रही तो हमारा धंधा और हमारी लूट खसोट और हमारी अनियमितताएं तो चल नहीं पाएंगी। तो फिर उसके लिए वो गुंडागर्दी का भी सहारा लेते हैं, जिस तरह से स्वीपर सुरेश राम जी के साथ हुआ। स्वीपर हमारे समाज में मतलब कॉमन मैन जिसको हम कहते हैं, उस कॉमन मैन में भी सबसे कॉमन लोगों में से होता है एक स्वीपर, और एक स्वीपर की पिटाई करवाकर इस देश में, इस राज्य में वो कौन से बाहुबली लोग हैं जो अपनी सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है वो बाहुबली नहीं है, वो दबंग नहीं है, वो कायर लोग हैं, वो बहुत ही घटिया लोग हैं, वो बहुत ही हमारी सोसाइटी के नीच लोग हैं जो 400 या 600 रुपये पाने वाले स्वीपर की पिटाई करवा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आरटीआई के तहत जो है कोई सूचना, कोई जानकारी मांग ली अपने हक में। तो मैं ऐसे सारे अपने बिहार के भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं कि देखिए ये आपके साथ होगा जब भी आप सूचना मांगोगे। इसी बिहार की धरती पर बहुत सारे सूचना कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है, तो और मारपीट और धमकी की घटनाएं तो होती रहती हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई सरकार आपकी है और आप सरकार बनाते हैं, तो आपके और सरकार के बीच में क्या संबंध है वो तो आप जानिए। लेकिन जहां तक मीडिया का मामला है, हमारा मामला है, तो मैं आपसे ये अपील जरूर करना चाहता हूं कि अगर पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में कहीं भी किसी सूचना अधिकार कार्यकर्ता के साथ या सूचना अपने हक में मांगने वाले किसी आम नागरिक के साथ भी कहीं कोई नाइंसाफी होती है, मारपीट होती है, धमकी दी जाती है उसको, तो आप आर्यन टीवी को संपर्क करें, सबूतों के साथ संपर्क करें, जरूरी कागजात के साथ संपर्क करें। हम इतना आपको भरोसा जरूर दिलाते हैं कि अगर आप आर्यन टीवी के पास आएंगे तो हम आपकी आवाज जरूर उठाएंगे, आपके मुद्दों और आपके मसलों को हम जरूर उठाएंगे, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि मेरी प्रतिबद्धता आपके लिए है। मेरी प्रतिबद्धता सबसे पहले, मेरे चैनल की प्रतिबद्धता सबसे पहले समाज के उस आदमी के लिए है जो सबसे पीछे खड़ा है, जो सबसे कमजोर दिखाई देता है, जिसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। हम सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे, हम पुलिस के साथ खड़े नहीं होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो इसलिए आप अपने भीतर का भय निकालें, आप अपने भीतर का डर निकालें। आपके साथ अगर नाइंसाफी हुई है तो आप हमें संपर्क करें। हम ऐसे सूचना कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से भी अपील करना चाहते हैं जिनके परिवार के सदस्यों पर सूचना के अधिकार के तहत जो है जानकारियां मांगने के चलते हमला हुआ, वो घायल हो गए या उनके परिवारजनों की हत्या हो गई और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ की पुलिस जो है फाइलों को दबाकर बैठी हुई है, अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे मामलों को भी मैं कहता हूं उन परिजनों को भी सामने आने के लिए जिनके साथ नाइंसाफियां हुई है, आप आइए हमारे पास। मैं नहीं जानता कि बिहार की सरकार आपके लिए क्या करेगी, बिहार की पुलिस आपके लिए क्या करेगी। मैं इतना जानता हूं कि आर्यन टीवी आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहता है और ईमानदारी के साथ करना चाहता है। बिल्कुल सही कहा अभिरंजन जी आपने, निश्चित तौर पर। तो और यहाँ पर यही लगातार सवाल उठ रहा है और ये बात हम आपसे भी पूछना चाहेंगे आजमी बारी साहब कि अगर आरटीआई की बात की जाए, एक बहुत बेहतरीन कानून जिसकी लगातार हम तारीफ भी कर रहे हैं कि एक ऐसा हथियार कि जो गरीबों के लिए, कॉमन मैन के लिए एक बड़ा
बेहतरीन मजबूत हथियार था कि वो पूछ सकता था सवाल, भ्रष्टाचार के ऊपर में अपनी कोई भी जानकारी ली जा सकती थी। सूचना का अधिकार इसका नाम ही रखा गया कि आप हर चीज की सूचना आपको मिल सकती है, आपको यह अधिकार है। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या होती रहती है, जैसा अभिरंजन जी ने कहा, या फिर इस सुरेश राम जी की बात की जाए जो कि कॉमन मैन से भी कॉमन है। उसने उसकी क्या सिर्फ यही खता थी कि उसने ये जानने की कोशिश की कि भाई किस आधार पर मेरी जो सैलरी है वो 600 रुपये प्रति माह है। मुझे नहीं लगता कि 600 रुपये प्रति माह आज के वक्त में किसी की सैलरी होनी चाहिए, लेकिन उसने सिर्फ यही मांगने की कोशिश की। तो उसके साथ इस तरीके का बर्ताव बहुत अफसोसनाक बात है कि एक दलित व्यक्ति जो कहीं से उजड़ के आया था, उसके साथ पूरी समाज की हमदर्दी होनी चाहिए थी। समाज उसको हाथों हाथ लेता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह से उसको एक स्वीपर की नौकरी दी गई। और वहाँ इस सरकार में बैठे लोगों का जो हालत है, जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर मौजूद है, वहाँ पर एक उस जो संस्था में काम कर रहा, वहाँ के लोगों ने देखा कि अब मेरा भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। कोई भी कानून के तहत किसी भी तरह से न्यूनतम मजदूरी सरकार के द्वारा फिक्स कर दी गई है और उस न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना अपराध है। उस अपराध को वहाँ के प्राचार्य द्वारा किया जा रहा है और ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यों में तस्वीर आ रही है। लेकिन सरकार को इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर कार्रवाई कैसे करे। आरटीआई कानून तो अच्छा है, लेकिन किसके लिए है? जिसको ये समझ में आए कि भ्रष्टाचार उजागर हो। यहाँ तो भ्रष्टाचार कदम कदम पर भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। हर कदम पर जहाँ जाइए वहाँ भ्रष्टाचार मिल रहा है और सरकार एकदम संकल्प लेके बैठी हुई है कि मैं किसी भी तरह से कहीं भी भ्रष्टाचार दूर नहीं करूंगा, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दूंगा। अगर भ्रष्टाचार को दूर करना नहीं, कम करना भी सरकार चाहती तो इस तरह की घटनाओं को जरूर रोकती, अविलंब रोकती। इसलिए कि दलित का मामला है और दलितों की वोट लेकर के ये सरकार सत्ता में आई है। ये सरकार निकम्मी सरकार, बेशरम सरकार है कि जिनके वोट के माध्यम से वो सत्ता के कुर्सी पर बैठी है, सत्ता के गलियारे में राज कर रही है। उसको भी इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरा एक अदना सा आदमी, एक मामूली व्यक्ति जो दलित समुदाय से आता है और एक जगह से लूट के आता है, प्रकृति का कहर उस पर टूट चुका है, वहां से लूट उठा करके वो बिहार में आया है, उससे अच्छे संरक्षण देना चाहिए बिहार सरकार को। लेकिन जहां मिला हुआ संरक्षण है वहां भी भ्रष्टाचार में वो बेचारा परेशान हो गया। और जितनी जानकारी मुझे मिली है कि वो पटना आने की स्थिति में भी नहीं है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो पटना आ सके। लेकिन ये सब बात वहां कही जाती है जहां कोई सुनने वाला होता है, जहां कोई समझने वाला होता है, जहां कोई देखने वाला होता है। इस सरकार में ना कोई समझने वाला है, ना देखने वाला है और ना सुनने वाला है। बिल्कुल रामानंद जी, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अभिरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अभिरंजन जी। आजमी बारी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, छपरा के जो ये सुरेश राम जी हैं, जो एक बहुत ही मामूली स्वीपर हैं और जिनको सिर्फ 400 से 600 रुपये के बीच दिया जा रहा था, और जिन्होंने अपने हक के लिए कोई सूचना मांगी तो जिनकी पिटाई कर दी गई, उनकी हालत इतनी खस्ता है कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने ये बताया था कि मैं छपरा से पटना आने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं छपरा से पटना आने का किराया भर सकूँ और पटना से फिर छपरा वापस जाने का किराया भर सकूँ। तो ये आप सोच लीजिए कि हमारे बिहार में इस तरह के लोग हैं जो छपरा से पटना आने का किराया नहीं भर पा रहे हैं। इस तरह के लोगों के साथ अगर इतनी नाइंसाफियां होंगी तो मुझे लगता है यह हम सब के लिए, एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, एक राज्य के रूप में, एक सरकार के रूप में और समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, यह हम सब के लिए शर्म की बात है कि इतने कमजोर, इतने लाचार, इतने गरीब लोगों के साथ हम इतनी बड़ी बड़ी नाइंसाफियां करते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आप 400 से 600 रुपये दे रहे हैं और वो पूरे महीने का आप दे रहे हैं। हम सब लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे समाज में अभी भी किसी को पूरे महीने मेहनत करने के बाद 600 रुपये दिए जाते हैं। मैं तो आपसे यहां तक कहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी भी जो है वो 500 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए प्रतिदिन। मुझे आप बताइए कि 500 रुपये जब न्यूनतम मजदूरी आप करेंगे तो 15,000 रुपये महीना होगा। आप मुझे बताइए कि 15,000 रुपये से कम की कमाई में 5-6 लोगों का एक परिवार किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, किस तरह से अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करेगा, खुद भी अगर बीमार हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो किस तरह से जो है सो अपना ख्याल रखेगा, किस तरह से अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे संचित करके रखेगा। तो न्यूनतम मजदूरी कम से कम जहां पर 500 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है,
उस समाज में, उतने महंगे समाज में, उतनी महंगाई के दौर में हम किसी को एक महीने में 500 रुपये अगर देते हैं तो ये हम सबको शर्म आनी चाहिए, हमारी सरकार को शर्म आनी चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, हमारे देश को शर्म आनी चाहिए, और जो लोग पॉलिसी बनाते हैं उन सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्योंकि मैं तो शर्मिंदा हूं, मुझे पता नहीं कि बाकी लोग शर्मिंदा होंगे कि नहीं होंगे। अभी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई मजदूरों के हालात पर, तो इनमें जो मेधा पाटकर हैं, जो संदीप पांडे हैं, जो इस तरह के देश के प्रोमिनेंट सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की भी मांग है कि न्यूनतम मजदूरी जो है कम से कम 440 रुपये होना चाहिए। आप सोचिए, और मेरी अपनी राय है कि 500 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, इतनी महंगाई के और 500 रुपये जहां पर न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए कम से कम, वहां पर आप जो है 122 रुपये मनरेगा में दे रहे हैं, 151 रुपये आपने ऐसे तय कर रखे हैं, और ज्यादातर लोगों को आप जो है ये देखिए स्वीपर की तरह के जो हमारे भाई बंधु काम कर रहे हैं, आप उनको महीने में 500 रुपये दे रहे हैं, और जब वो अपने हक में कोई सूचना मांगते हैं तो आप उनकी पिटाई भी करवा देते हैं, और वो प्राचार्य जो है खुला घूम रहा है, उसको कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिहार की सरकार को, बिहार की पुलिस को और बिहार के सिटीजन होने के नाते हम सबको शर्म आनी चाहिए। सुरेश राम जी, हम आपके लिए शर्मिंदा हैं। बिल्कुल सही कहा, शर्म आनी चाहिए इस पूरे समाज को। जी अभिरंजन जी, आपके साथ हम लोग भी शर्मिंदा हैं इस घटना के बाद, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये तो घटना प्राचार्य द्वारा की जा रही है। इस राज्य में जहां शराब के खिलाफ मंत्री, पूर्व मंत्री रोड पर आ रहे हैं, उनकी भी पिटाई हो रही है। जहां पर किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां भी कोई आवाज़ उठाई जा रही है तो हर कदम पर पिटाई हो रही है। तो वहां आप इस सरकार में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सरकार में किसी को न्याय मिल सकेगा? अभिरंजन जी बात कर रहे हैं, मैं अभी आपको बताता हूं इस मुल्क में और इस राज्य में ईमानदार लोगों का क्या हश्र होता है। इसका मैं एक और उदाहरण आपको दिलाता हूं। आप ही की पार्टी के बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बिंदेश्वरी दुबे के मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे, सिंचाई मंत्री थे सनातन सरदार। हमारे पास खबर आई, आजकल वो झारखंड में, पश्चिम सिंहभूम में, हमारे पास खबर आई कि सनातन सरदार जी 80 साल की उम्र में फटेहाली में जी रहे हैं, उनका मकान खपरेल है, उनके पास एक पक्का मकान नहीं है, टीबी की उनको बीमारी हो गई है, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। आप सोचिए कि 24 घंटे हमने अपने चैनल पर उनकी खबर चलाई। मुझे लगता है यह पर्याप्त होना चाहिए इस माहौल में कि अगर कोई पूर्व मंत्री का मकान अगर खपरेल है और टीबी की बीमारी के इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो मुझे लगता है इतना ही पर्याप्त होना चाहिए इस बात के सबूत के तौर पर कि वो आदमी ईमानदार रहा होगा। क्योंकि एक बार जो मंत्री या विधायक बन जाता है वो तो 7 पुश्तों के लिए दौलत इकट्ठा कर लेता है। इस आदमी के पास अपने बुढ़ापे में अपनी बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो मुझे यह लगा कि यह व्यक्ति ईमानदार होगा। 24 घंटे हमने अपने चैनल पर लगातार खबर चलाई, कहीं किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। आखिरकार जो है मुझे झारखंड में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं शकील अहमद साहब, उनसे बात करनी पड़ी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं शकील अहमद साहब का कि उन्होंने तुरंत जो है प्रदीप बालमुचू जी से बात की और प्रदीप बालमुचू जी 24 घंटे के अंदर जो है सनातन सरदार जी से मिलने पहुंचे और शायद कुछ सहायता का भी ऐलान किया। हमने जो, चूंकि अभी झारखंड में राज्यपाल शासन लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इसलिए हमने कहा कि एक दूसरा राज्यपाल अगर राज्यपाल महोदय को कुछ कह देगा तो शायद उसका भी असर होगा। तो हमने नागालैंड के जो राज्यपाल हैं अभी निखिल कुमार जी, हमने उनसे भी बात की तो उन्होंने भी संज्ञान लिया। मैं शकील साहब और निखिल कुमार दोनों नेताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन आप ये सोचिए, हम सब लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए कि इस मुल्क में ईमानदार लोगों का हश्र क्या होता है, इस मुल्क में आम आदमी का हश्र क्या होता है, इस मुल्क में गरीब आदमी का हश्र क्या होता है। सुरेश राम की पिटाई करने वाले लोगों की के खिलाफ जो है कानून ऐसी कार्रवाई करे कि उनको भी महसूस हो कि मेरी भी कुछ पिटाई हुई। ये तो कोई बात नहीं हुई कि जो आदमी 400 रुपये 600 रुपये महीने में पा रहा है, उसने आपसे सूचना मांगी, आपने पिटाई करवा दी उसकी। जी बिल्कुल 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 साफ है बारी साहब घपले कर रहा है। बिल्कुल बारी साहब, रामानुज जी के पास हम आ रहे हैं। रामानुज जी, अगर इस तस्वीर को आपने देखा होगा तो निश्चित तौर पर जैसा अभिरंजन जी ने कहा, शर्मसार होने वाली बात है। जिसके पास 400 से 600 रुपए मिल रहे हैं, आप उसको बंद कमरे में पिटवा रहे हैं, उसकी आंख की रोशनी चली गई है और कसूर सिर्फ उसका इतना कि वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि किस आधार पर 600 रुपए। देखिए, ये तो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा इस राज्य में चारों ओर तो ये स्थिति है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो बना, ये RTI का जब से आया, तो निश्चित तौर पे देश में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग का ऐलान जैसा लग रहा है कि बातें हो रही है, चल पड़ी है। चाहे दिल्ली के जंतर मंतर पर से दिखाया जाए, आप मीडिया के लोग कर रहे हैं,
या पटना के गांधी मैदान से किया जाए। तो बात चल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे ये कहना है कि आरटीआई की बात आई तो इसका श्रेय लेने का होड़ तो सभी लोग, जो नहीं भ्रष्टाचार की लड़ाई भी जो रामदेव जी लड़ रहे हों, अन्ना जी को प्रयोग किया जा रहा हो, लड़ाई की बात की जा रही हो, जो भी हो, तो श्रेय लेने में बहुत से लोग शामिल हैं, बहुत पार्टियां शामिल है, बल्कि बातें हो रही कि भाजपा आरएसएस के इंस्टांस पे हो रहा है। उन लोगों की शक्ति भीतर से लगी हुई है, रामदेव जी के पीछे, अन्ना जी के पीछे, जो खुद भ्रष्टाचारी और देश को दंगा में झोंकने वाले लोग हैं। तो ये है, लेकिन बिहार की सरकार और बिहार के सरकार के मुखिया भी श्रेय लेने में पीछे नहीं रहते हैं। और उसका सबसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि पटना के चौक चौराहे पर, राज्य भर के चौक चौराहे पर आप देखेंगे, प्रखंड मुख्यालय पर, अनुमंडल मुख्यालय पर हम लोग जाते हैं अपने घर, हाजीपुर, सोनपुर, तो गांधी सेतु पर कि आपको होर्डिंग लगा हुआ जो है सो इनकम टैक्स अड्डा बंगला चौराहे पर, सूचना का अधिकार सुशासन का आधार। मुख्यमंत्री जी टेलीफोन से बात करते हुए नीचे पहले था सूचना का अधिकार हमारी देन, कुछ जगह सुशासन की जगह कुशासन भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बोलिए। तो ये है, और उस राज्य में सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन देने पर अगर इस तरह की ज्यादती हो रही है तो ये मामला बहुत ही गंभीर है। राज्य सरकार को सोचिए, मैं एक और आप लोगों को जानकारी दूँ, जानकारी होगी कि ये जो श्रेय लेने में और ब्रांडिंग करने में माहिर लोग हैं, बयानवीर लोग, इस राज्य में इस अधिनियम का टांग तोड़ के रख दिया है इन लोगों ने। और ये तो मार खाए हैं, लखीसराय में मर्डर हुआ है आरटीआई एक्टिविटीज़ का, बक्सर में ये हुआ है, कितनी घटनाएं, तो यहाँ जो है सो आरटीआई एक्टिविटीज़ मार खा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो ये सरेआम बात है, इस राज्य में किसी भी महकमे में, चाहे वो भ्रष्टाचार और ईमानदारी सुशासन की बात अब यहाँ माहौल सुशासन की बात ही नहीं होगी, माहौल बन के रह गया है। अभिरंजन जी, संक्षेप में एक अंतिम प्रतिक्रिया, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त की मजबूरी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी सूचना मांगने वाले कार्यकर्ता के खिलाफ अगर किसी किस्म की हिंसा हो रही है, उसको धमकी मिल रही है या पहले हिंसा हो चुकी है, तो आप सामने आइए, कोई आपकी सुने न सुने, जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं हम आपके लिए करेंगे। आर्यन टीवी आपके साथ है, आप सामने आइए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिरंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम 1 घंटे के दौरान। और बारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रामानुज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक आर्यन टीवी, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.rntv.co.in।